हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। ये होगा आप लोगों का इस क्लास 11 के लिए सेकेंड एंड द लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। अभी थोड़ा पहले से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड क्या क्या चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कवर करेंगे, जो 11 में भी चाहिए एंड 12 में भी, जो जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, सब कुछ होगा मतलब कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होगा, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। जैसे कि आप लोगों ने जीओसी में सबसे पहले सीखा था आप लोगों ने कि नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आयुपैक नोमेनक्लेचर। आयुपैक जब तुम लोगों ने सीख लिया नोमेनक्लेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक चीज ही है कि पहले तुमको नेम करना आना पड़ेगा। कोई कंपाउंड अगर दे दे रहा होगा, उसका नेम कैसे लिखते हैं, उसका नेम क्या होगा, या फिर नेम से कैसे कंपाउंड को लिख सकते हैं, ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए। फिर हम लोगों ने एक चीज देखा था, आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म में हम लोगों ने क्या जाना था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मेनली टू टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म्स। वन इज स्ट्रक्चरल एंड वन इज जियोमेट्रिकल। जब मैंने उस चैप्टर में जीओसी जब मैं करा रहा था, उस जब मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने ऐसा भी बोला था कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब पढ़ेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब जो आज से हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा। मतलब हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। फिर जीओसी में हम लोगों ने सीखा था कि इंटरमीडिएट्स किसको कहते हैं, ठीक है, तो कैसे टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं, कौन से टाइप का इफेक्ट्स होता है, ये सब सीख लिया। अभी उन इफेक्ट्स से, उन इंटरमीडिएट्स को लेके कैसा टाइप का रिएक्शंस होता है, वो भी हम लोग इस हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में सीखेंगे। अभी जो हम लोगों ने जितना भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने सीखा था, याद है ना क्या क्या सीखा था? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड, जो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो अभी क्लास 11 में तुम लोगों के कोर्स के अनुसार क्लास 11 में हम लोग सिर्फ तीन चीजों पे फोकस करेंगे। एक होगा एल्केन, एक होगा एल्केन एल्कीन, एंड द नेक्स्ट इज एल्काइन थोड़ा सा, एंड बेंजीन का थोड़ा सा, ठीक है। और क्लास 12 में नेक्स्ट ईयर तुम लोग पढ़ोगे बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप के रिलेटेड है, हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स जो होगा, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, फिर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सब, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिर अल्कोहल्स के बारे में पढ़ोगे, अल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, ये सब पढ़ोगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे। फिर और क्या, एमाइंस के बारे में पढ़ोगे। ये सब पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है। लेकिन क्लास 11 में हमको स्पेसिफिकली जो पढ़ना है, जिस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्केन से शुरू करेंगे, एंड इसी के लेके हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन पहले थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का नाम है। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन एंड कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया गलती से, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ठीक है। मतलब हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, देर इज नो अदर ग्रुप्स रिलेटेड टू इट। जैसे कि अगर तुम एल्डिहाइड के बारे में बात कर लो, तो वहाँ पे क्या हो गया? CHO, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी आ गया, राइट। अगर सिर्फ कीटोन्स के बारे में बात कर लो, तो C डबल बॉन्डेड हो, मतलब फिर से ऑक्सीजन आ गया। एमाइंस के बारे में बात कर लो, तो वहाँ पे NH आ जाता है, या फिर एन आ जाता है, NO2 आ सकता है, नाइट्रो अगर होगा तो इन सब में क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, उसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है, कुछ ग्रुप्स रहेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स का जो पार्ट होगा इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, दीज आर कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर देयर, ठीक है। तो बेसिकली दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? जितना भी एल्केन्स होगा सब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स।
जो अनसैचुरेट होगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स, मतलब मोर देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक बॉन्ड रहेगा कि डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक बॉन्ड ऐसा रहेगा कि ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स नहीं रहेंगे, उनमें पाई बॉन्ड्स भी आएगा। यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, राइट, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स हियर, बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये याद रखना है। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन सा होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है साइक्लो कंपाउंड्स जो होगा। साइक्लो कंपाउंड्स में भी एरोमेटिसिटी का एक मतलब कंडीशन होता है। ऐसा सपोज बेंजीन को ही ले लेते हैं, यहाँ पे डिजर साइक्लो कंपाउंड्स क्लोज्ड रिंग होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। सो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, रेजोनेंस में पढ़ा था। सो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, दोज आर जहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली घूमता रहता है। ठीक है, देयर इज नो परफेक्ट डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड्स होगा। तो दोज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी के लिए हम फोकस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, एल्केन्स के ऊपर। ठीक है, सो एल्केन से जाने से पहले थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उन लोगों को हम कैसे डिवाइड करेंगे। सो पहले ही याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा, मैं ऐसे ड्रॉ करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा, दिस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज ओपन चेन, या फिर इसको हम लोग और भी बोलते हैं ए साइक्लिक, मतलब साइक्लिक नहीं है। ठीक है, इसका चेन ओपन होता है, ऐसा लॉन्ग चेन, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज जो दूसरा होगा, दैट इज क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। जितना भी साइक्लिक कंपाउंड्स होगा ये अलग ही कैटेगरी में आ जाएगा, एंड ओपन चेन्स वाले सब अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर ओपन चेन को भी तुम दो हिस्सों में बांट सकते हो। ठीक है, ओपन चेन को तुम दो हिस्सों में बांट सकते हो। जिसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा ऑलरेडी आइडिया है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड मतलब एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और वन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम। सो सैचुरेटेड का एग्जांपल एक मैं लिख देता हूँ, प्रोपेनॉन, सॉरी प्रोपेन। चलो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, एग्जाम्पल इज प्रोपेन। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है सपोज ब्यूट टू इन, या फिर ब्यूट टू आइन भी बोल सकते हो, टू आइन भी बोल सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, राइट। और फिर अगर हम लोग क्लोज चेन की तरफ आ जाए, क्लोज चेन को भी हम लोग दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द अदर वन इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अभी हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल है सपोज पायरोल, या फिर फायरेमिडिन। चलो दूसरे इंक से लिखता हूँ तो तुम लोगों को आसानी से नजर आएगा। पायरोल, पायरेमिडिन, क्यों पायरोल एंड पायरेमिडिन में सपोज मान लो कि वहां पे एक एन एटम है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन है एन का। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं है, उसको छोड़ के भी कुछ अलग अगर एटम रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोसाइक्लिक। एंड होमोसाइक्लिक किसको बोलेंगे? होमोसाइक्लिक दोज जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही रहेगा। ठीक है, अब ये होमोसाइक्लिक को भी तुम दो हिस्सों में बांट सकते हो, होमोसाइक्लिक को भी तुम दो हिस्सों में बांट सकते हो।
वन इज एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक या फिर नॉन एरोमेटिक भी बोल सकते हो, एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक। एंड दूसरा होगा एरोमेटिक, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। मैंने बोला था ना इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना होगा। सो ये एरोमेटिक जो भी होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो एलिसाइक्लिक है, ये दीज आर क्लोज्ड चेन, ठीक है। क्लोज चेन याद रखना कि वो क्लोज होगा, ऐसा ऐसा ओपन नहीं होगा, कुछ क्लोज होगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे होमोसाइक्लिक ही होगा, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा एटम भी नहीं आएगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा एटम भी नहीं आएगा। लेकिन ये एलिसाइक्लिक है, मतलब वहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सपोज कुछ ऐसा अगर मान लो, सपोज बेंजीन का ही मान लो, तो बेंजीन के जैसा अगर साइक्लोहेक्सेन ही मान लेते हो, सपोज एक ही डबल बॉन्ड है, दीज आर क्लोज चेन, ये भी होमोसाइक्लिक ही है, लेकिन दीज आर एलिसाइक्लिक, मतलब नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, किसको धकेलेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेगा, किसी को नहीं कर सकता। सो दीज आर नॉट एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक नहीं है तब वो क्या कहलाता है, एलिसाइक्लिक कहलाता है। एलिसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेन। एग्जाम्पल में लिख सकते हो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। एंड ये जो एरोमेटिक पार्ट है ना, एरोमेटिक पार्ट को हम लोग फिर से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक पार्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशंस तो होता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग दो तरह के डीलोकलाइजेशंस देख सकते हैं। लाइक नॉट दो तरह के डीलोकलाइजेशन, दो अलग अलग टाइप से जुड़े हुए एटम्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक होगा, एक का नाम होगा बेंजोइड, बेंजेनॉइड, ठीक है, बेंजेनॉइड या फिर बेंजोइड कंपाउंड्स। एक होगा नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, एक में बेंजीन रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, एक में कैसा स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो डायरेक्ट बेंजीन ही है, ठीक है। बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेंजेनॉइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल। या फिर अगर नॉन बेंजेनॉइड के बारे में बात करो, यहाँ पे बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड नहीं होगा, ये अलग ही होगा, अलग ही शेप का होगा, लेकिन एरोमेटिक होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल में लिख सकते हो ट्रोपोलिन, ट्रोपोलिन, सॉरी ट्रोपोलोन, LO, ट्रोपोलोन। बेंजोइड का एग्जाम्पल है बेंजीन एंड नॉन बेंजोइड का एग्जाम्पल है ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स भी होगा, लेकिन यहाँ पे बेंजीन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन बेंजेनॉइड। अगर बेंजीन से रिलेटेड होता तो वो बेंजेनॉइड बन जाता, ठीक है। ये है मोटा मोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। अगर अभी अभी नोट्स बना रहे हो तो इसको पॉज कर लो, अभी जाके अभी इस मोमेंट में ही इस वीडियो को पॉज करो एंड ये वाला डायग्राम जो है वो अच्छे से बना लो, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। पॉज करो एंड ये डायग्राम बना लो। देन नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एल्केन्स की तरफ, फाइनली हम बढ़ेंगे एल्केन्स की तरफ, और पहले ही देखेंगे प्रिपरेशन कैसा होता है एल्केन्स का। अच्छा चलो, प्रिपरेशन से पहले एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। किसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने आयुपैक नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर अच्छे से किया कि नहीं। तो नोमेनक्लेचर का एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं तुम्हें कंपाउंड दे रहा हूँ, एक एल्केन ही दे दूंगा और तुम बताना इसका नाम क्या है। CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 एंड CH3। इसका नाम क्या है, तुम्हें पता है वर्ड रूट कितना है, 6। देयर आर 6 कार्बन, सब सिंगल चेन, सॉरी सब सिंगल बॉन्ड, एक ही चेन में है, नो ब्रांचिंग, तब तो सिंपल होगा। 6 है, 6 कार्बन है, इसके लिए इसका नाम आता है हेक्स, एंड ऑल सिंगल बॉन्ड्स तो हो गया हेक्सेन, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, CH3, CH, CH3, फिर CH2, CH2, CH3। एक CH2 को, सपोज इस वाले CH2 को मैंने उठा के यहाँ पे पटक दिया, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। कैसा नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज 5, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, बेंट, ऑब्वियसली।
सब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन खत्म। अब इसके वजह से क्या आ जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप है, कौन से पोजीशंस में, सेकेंड पोजीशन में, इधर से काउंटिंग करेंगे तो सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ये अगर इधर चला जाता तो बन जाता 3 मिथाइल पेंटेन। अगर 2 आ जाता तो डाई मिथाइल पेन ऐसा कुछ आ जाता, डाई मिथाइल ब्यूटेन आ जाता। ठीक है, तो यही है। अगर एक ही एटम में 2 कार्बन चला जाता, सपोज ये वाला मिथाइल ग्रुप अगर इधर पे चला जाता, तब भी डाइमिथाइल ही आता, पोजीशन सिर्फ सेम होता, 2,2 आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता। 2000 सब मैंने आयोपेक नोमेनक्लेचर में कराया हुआ है। जीओसी का लेक्चर नंबर 1 एंड 2 जो है, वहाँ पे मैंने सिर्फ आयोपेक पे ही फोकस किया है। 2 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट कराया है, क्योंकि मुझे जल्दबाजी नहीं करना था, मुझे चाहिए था कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो। एंड मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पॉज करो, वो वीडियो देखो, क्योंकि नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं हुआ तो बाकी का भी समझ में नहीं आ जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, फिर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हार्ड समझने लगोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट हार्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी। कुछ ही सेट ऑफ रूल्स से चलता है, लेकिन सिर्फ हमें बेसिक्स को भी अच्छे से समझना है, एंड ताकि हम लोग एडवांस टॉपिक्स को भी समझ पाए। चलो अभी प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। तब भी हम लोगों ने शुरू किया था, क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो तुम्हें पता ही होगा ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज व्हाट, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड रहने वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्केन्स मतलब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। कैसे, क्या देना पड़ेगा, डाई हाइड्रोजन गैस इज एडेड, ठीक है, टू एल्कीन और एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, टू फॉर्म एल्केन। एग्जाम्पल देखें तो समझ में आ जाएगा। सपोज मैं इथिन को ले लेता हूँ, CH2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दिया, किसके प्रेजेंस में, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या फिर तुम पैलेडियम भी ले सकते हो, निकेल स्लैश पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर मैंने ऐड कर दिया कि तब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। अभी डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं, तो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक एल्कीन था, इथीन, ये बन गया इथेन, मतलब एल्केन बन गया। समझ आया। या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी तुम लोग दिखा सकते हो। अगर इथाइन के बारे में बात करूँ, ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे 2H2 ले लो, क्योंकि यहाँ पे ईच में 2-2 करके हाइड्रोजन जाएगा, तो टोटल मुझे 4 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, इसलिए मैंने 2H2 ले लिया। निकल कैटलिस्ट दे दूँ अगर, तब ये क्या बन जाएगा, फिर से CH3 फिर से एल्काइन बन जाएगा, किससे, एल सॉरी एल्केन बन जाएगा, किससे, एल्काइन से। मतलब एल्कीन से भी एल्केन ला सकते हो, या फिर एल्काइन से भी एल्केन ला सकते हो। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, कैसे यूज करके, हाइड्रोजन गैस एंड निकेल स्लैश पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का सेकेंड वाला पार्ट, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स मतलब एल्काइल हैलाइड्स, हैलाइड्स किसका वो था, हैलाइड्स था अगर ऐसा था RX, मतलब एक हेलोजन एटम रहेगा। एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल, मेटल के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन करना पड़ेगा इन ड्राई एथर सॉल्यूशन, ड्राई ईथर सॉल्यूशन। ठीक है, ड्राई ईथर मतलब कोई भी वाटर ऐड नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक कि वो पाउडर होगा, लेकिन ड्राई ईथर मतलब देर इज नो वाटर कंटेंट। ठीक है, सिर्फ ईथर रहेगा। गिव हायर एल्केन, दैट इज डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम दैट ऑफ एल्काइल हैलाइड। जितना एल्काइल हैलाइड दोगे, उससे डबल नंबर का कार्बन एटम वाला हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो जाएगा जब तुम ड्राई एथर एंड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, JEE या फिर नीट का तैयारी कर रहे हो, तब ये सब जो नेम्ड रिएक्शंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, दिस इज वुड्स रिएक्शन। फिर अगर इसका एग्जाम्पल अगर देखे तो कैसा होता है पता है, एक RX रहेगा, ठीक है, और 2Na मतलब सोडियम मेटल रहेगा, और एक RX पकड़ लो, क्योंकि एक तो RX रह ही रहेगा ना, थोड़ा सा ही तो सोल्यूशन, चलो मान लो किसी का ले रहे हो, तो वापस थोड़ी ना एक ही RX एटम रहेगा, एक से ज़्यादा ही रहेंगे। तो सपोज 2 RX रहेंगे, यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया, कौन से कंडीशंस में ले लिया,
याद रखना ड्राई एथर में ले लिया। ड्राई एथर में अगर ले लोगे तब ये क्या बन जाएगा पता है, आर एंड आर, ये जो आर है ये जो आर है इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा और ये एक्स एंड ये एक्स मिलके बाहर आ जाएंगे। किसके साथ बाहर आ जाएंगे, Na के साथ। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी मतलब कंपाउंड को लेके देख लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। CH3CH2Cl, ठीक है, ये एक एल्काइल हैलाइड है, R ग्रुप है एंड देयर इज अ X ग्रुप, ठीक है, प्लस 2Na एंड यही सेम वाला ले लेते हैं CH3CH2Cl, ठीक है। कौन से कंडीशंस में, ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर में अगर हम लोगों ने दे दिया तब क्या बन जाएगा, ये Cl एंड ये Cl बाहर आ जाएगा, ये चार CH3CH2CH2CH3 ऐसा कुछ बन जाएगा। CH3CH2 पहले एटम से, नेक्स्ट एटम से CH2CH3 ऐसा बन गया, ठीक है, उन दोनों के बीच बॉन्डिंग फॉर्म हो गया और ये Cl और ये Cl किसके साथ बाहर आ जाएगा, Na के साथ बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, दैट इज सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। लिया था तुमने क्या, ईथ ग्रुप का, ठीक है, 2 कार्बन का ईथ ग्रुप का लिया था, यहाँ पे भी 2 कार्बन था, तो 2 कार्बन एंड 2 कार्बन प्लस होके 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया ब्यूटेन, ठीक है, समझ आया। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। एंड यहाँ पे नाम जरूर याद रखना, वुड्स रिएक्शन, क्योंकि बोर्ड्स में डायरेक्ट आ सकता है, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और इवन इन जो कंपेटिटिव एग्जाम्स भी दोगे ना तब भी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन, याद रखना। एंड इवन अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें सिर्फ इस बार 11 को पास करना है, 12 में अच्छा करके पढ़ना है, ऐसा सोच, अगर ऐसा माइंडसेट लेके भी पढ़ रहे हो ना तब भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, वो तो क्लास 12 में पता चलेगा। मैं सिर्फ ये हिंट दूंगा कि ये जो एल्काइल हैलाइड वाला है ना, एक पूरा पूरा अलग ही चैप्टर ही है। अगर एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर होगा तब वहाँ पे तो एल्काइल हैलाइड वाला भी रिएक्शन आएगा, तब उस रिएक्शन को ये वुड्स रिएक्शन फिर से आएगा क्लास 12 में, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ के भी सिर्फ पास ही करना है, 12 में जाके अच्छे से पढ़ना है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, जानो, वरना 12 में बहुत मुश्किल होगा भाई, बहुत मुश्किल होगा। चलो नेक्स्ट इज फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है RCOO Na। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा होता है, RCOOH, ठीक है। यहाँ पे H एक H को हटा के यहाँ पे Na आगे मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि H भी पॉजिटिव है, Na भी पॉजिटिव है, वो आके बैठ सकता है। ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, ठीक है, इनका मिक्सचर सोडा लाइम इसको बोलते हैं। सोडा लाइम के साथ अगर तुमने एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया तो वो एक एल्केन देगा कॉन्टेनिंग 1 कार्बन एटम लेस। पहले वाला जो रिएक्शन था वुड्स रिएक्शन, उसमें क्या था, 1 कार्बन एटम ज्यादा, इसमें क्या है, 1 कार्बन एटम लेस देगा। किससे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना भी कार्बन रहेगा, जो प्रोडक्ट आएगा रिएक्शन के बाद उसमें एक कार्बन घट जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा इस रिएक्शन का क्या नाम होता है। जनरली इसको क्या क्या लिखते हैं, RCOONA प्लस NaOH, अगर CaO के प्रेजेंस में दोगे तो RH बन जाएगा एंड Na2CO3। देख ही सकते हो यहाँ पे R ग्रुप जो है, जो भी एल्काइल ग्रुप है उसके साथ एक कार्बन है, एंड यहाँ पे R ग्रुप एंड देयर इज नो कार्बन, मतलब एक कार्बन रिड्यूस हो गया, देयर इज 1 लेस कार्बन। समझ आ रहा है ना, अभी इससे एग्जांपल ले ले, अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज इस एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2CH2COONA, ये वाला एक कंपाउंड है, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड का, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे एसिड डायरेक्टली नहीं है, हाइड्रोजन चला गया एंड सोडियम आ गया। इसके साथ अगर मैंने NaOH को रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ CaO, इन प्रेजेंस ऑफ CaO अगर मैंने कर दिया तो ये पूरा पार्ट ही चला जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3CH2 को चेंज करके CH3 एंड ये बन जाएगा CH3। कहाँ से शुरू किया था, ब्यूट एनोइक एसिड, मतलब ब्यूट 4 वाले कार्बन से शुरू किया था, मिला क्या, 3 वाला कार्बन, ठीक है, क्या मिला, प्रोपेन मिला प्लस Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 का एक सॉल्ट निकल जाएगा।
तब एक ऐसा चीज बोलो तो मुझे एक क्वेश्चन, अगर मुझे चाहिए, सपोज मुझे चाहिए प्रोपेन, प्रोपेन नहीं छोड़ो, सपोज मुझे चाहिए ब्यूटेन, ब्यूटेन मुझे चाहिए, ब्यूटेन वी वांट, and we wanna do what? Decarboxylation reaction. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का एक सेटअप है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग सेटअप करेंगे। ठीक है, मेरे पास वो सेटअप है, लाइम, सोडा लाइम है, तब हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। और मुझे क्या चाहिए? ब्यूटेन चाहिए। किसके लिए? कोई फ्यूल बना रहे हो, ब्यूटेन से तो फ्यूल बनता है, तो ब्यूटेन से लेके कुछ फ्यूल बना रहे हो, तो तुम्हें कौन से कार्बोक्सिलिक, कौन सा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए? कौन सा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए? या मोटा मोटा बोलूँ कि कौन सा कार्बोक्सिलिक चाहिए, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिससे हम लोग सोडियम सॉल्ट बना सकते हैं, फिर डीकार्बोक्सिलेशन करके ब्यूटेन को ला सकते हैं। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का लेंगे, किसका सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे? ब्यूटेन से एक ज्यादा। ब्यूटेन के बाद क्या आता है? पेंटेन, मतलब पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए CH3, CH2, CH2, CH3, NaOH है, CaO है, ये तो डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, हम तो पता ही है Na2CO3 आएगा। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये हमको ढूंढना था। कौन सा लेंगे? यही वाला प्लस वो COO Na, तो यही होगा CH3, CH2, 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 क्योंकि ये CH3 में एक 2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, COO Na, ये COO Na हट गया। दिस इज पेंटेनोइक एसिड, जो मुझे चाहिए था किसको बनाने के लिए? ब्यूटेन को बनाने के लिए। समझ आ रहा है ना? ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन इन कंपेटिटिव एग्जाम्स हो ये क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन सा मुझे सोडियम सॉल्ट चाहिए, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ताकि मैं डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद ये प्रोडक्ट ला सकूं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक प्लस कर देना पड़ेगा, एक कार्बन को प्लस कर देना पड़ेगा। ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट वाला प्रिपरेशन देखते हैं, बाय कोल्बीस रिएक्शन। ठीक है, कोल्बीस रिएक्शन, when two molecules of aqueous solution of सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का ही बात कर रहे हैं, किसका? सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका अगर 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा, ये वाला जो था यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल से काम चल रहा है, लेकिन इसमें क्या चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन में चाहिए। जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज मतलब वो जो दो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड डालेंगे उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा? एल्केन नंबर, एल्केन बनेगा दैट कॉन्टेंस इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब मुझे तो नहीं पता सर, क्या बोल रहे हैं सर? कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड का, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है, तो मतलब 2RCOO Na मुझे लेना है। फिर इसका सॉल्यूशन चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन, तो 2H2 होगा। ठीक है, फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तब क्या बन जाएगा? R' बच जाएगा, प्लस 2NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड देयर विल बी हाइड्रोजन गैस विच इज गिवन आउट एज गैस। ठीक है, फिर भी सर समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम्पल कर लेते हैं। 2CH3, CH2, COO Na, यहाँ पे कितना कार्बन है? कितना कार्बन है? जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 3 कार्बन है। अभी हमें क्या पता है कि 3 कार्बन वो दो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये COO Na पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ R पार्ट चाहिए, मतलब दो वाला कार्बन ये दो चाहिए। तो क्या बन जाएगा? CH3, CH2, दो है तो फिर से CH2, फिर से CH3, ये बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? 2NaOH बन जाएगा, 2CO2 बन जाएगा, एंड देयर बी हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। ठीक है, समझ आया? डबल नंबर बन गया। इवन यहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे फिर से सॉरी, यहाँ पे ऑड नंबर था, यहाँ पे इवन नंबर बन गया। दिस ऑड नंबर, यहाँ पे फिर से इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, क्या होता है? सिंपल से बात है ना, 2CH3 मतलब दो ऐसा मॉलिक्यूल है ना, CH3, CH2,
COONA, ऐसा एक मॉलिक्यूल है, CH3CH2 COONA। ये दो पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये दो पार्ट अलग कर दो, इसको नहीं चाहिए। इन दोनों में से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, CH3CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ओल्बीस रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों? क्यों? क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है, एंड नेम्ड रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज रिमेंबर कि नेम्ड रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोगों का, अभी तो प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन जितना भी हम लोगों ने जितना भी अल्कलीन का प्रिपरेशन था हम लोगों ने सीख लिया। अभी नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी का भी थोड़ा सा पार्ट होता है, लेकिन दिस इज वेरी अनइम्पॉर्टेंट फ्रॉम ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं चाहिए, जान सकते हो लेकिन चाहिए नहीं, और हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं रहा अभी एग्जाम का। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट का एक चीज याद रखना, एल्केन्स में जितना ज्यादा ब्रांचिंग, ठीक है, एक ही छोटा सा पॉइंट है कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो गया, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यही याद रखना। क्यों? वाई, अगर वाई पूछोगे तो अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा? ब्रांचिंग ज्यादा मतलब वो स्फेरिकल शेप ज्यादा लेना शुरू कर देगा। वो जो एट मॉलिक्यूल होगा ना, वो स्फेरिकल शेप लेना ज्यादा शुरू कर देगा। अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो वो स्फेरिकल भी ज्यादा होगा एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सिर्फ मेटाफोरिकली समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन सपोज एक तुम लॉन्ग चेन पकड़ लो, ठीक है, मेटाफोरिकली समझने के लिए सिर्फ करो बेटा, नॉट इस इसका एक्चुअल में यही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ हमको याद रखना है कि ब्रांचिंग ज्यादा तो स्फेरिकल ज्यादा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम। ठीक है, सपोज तुम इसको यहाँ से हीट कर रहे हो, तो हीट तो यहाँ पे हो गया, इसको स्प्रेड होने में क्या हो जाएगा? थोड़ा टाइम लगेगा। एंड इसको ही अगर ब्रांच कर दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा बना दिया, इसको तुम हीट कर रहे हो, तब हीट इजीली स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा स्फीयर शेप का है। दिस इज लॉन्ग चेन। ठीक है, एक्चुअली में यही रीजन नहीं है। एक्चुअली में तो हीट जो ट्रांसफर होता है वो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है ना मॉलिक्यूल्स का, तो वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड थोड़ा चीज है। लेकिन अभी हम लोगों के समझने के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ब्रांचिंग ज्यादा तो स्फेरिकल ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। एग्जाम्पल अगर देख लेंगे, सपोज मैं अगर पेंटेन की बात करूँ, पेंटेन CH3 5 का ही बात कर रहा था ना, CH3 CH2 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 CH3, इसका तुम अगर ब्रांच कर दोगे ना तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 नहीं, CH2 नहीं, ये CH बन जाएगा, CH एंड यहाँ पे एक CH3 बना सकते हो, या फिर थोड़ा और भी ब्रांच कर सकते हो जैसा मैंने दिखाया था, CH3 फिर CH3, 4 इसमें ही लगा दो, CH3 जितना ज्यादा स्फेरिकल उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका 10 नेक्स्ट इसका सबसे कम। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 309.1 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 300.9 केल्विन। ठीक है, 9 केल्विन का डिफरेंस है, यहाँ पे 282.5 केल्विन होगा। सो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा स्फेरिकल जियोमेट्री अटेंड करेगा, स्फेरिकल शेप अटेंड करेगा, एंड उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। वो बहुत इजीली बॉयल हो जाएगा, बहुत इजीली उसका हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यही से फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। अभी जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन से टाइप का रिएक्शन करता है, मोटा मोटा अगर समझाऊं तो दिस इज द मेन थिंग कि कौन से टाइप का रिएक्शंस होता है अल्केन्स में। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन होता है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में तो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो जीओसी में मैंने पढ़ाया था, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एक चीज आके दूसरी चीज को हटा देता है, खुद बैठ जाता है, ऐसा पढ़ाया था ना मैंने जीओसी में। जीओसी वाला वीडियो अच्छे से फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बोलूंगा कि एल्केन्स के अंडर हुए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकता है, जैसे नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन की ही अगर बात कर ले, क्लोरीनेशन की अगर बात कर ले तो वो कैसे क्लोरीनेशन हो जाता है पता है? CH4, सपोज मीथेन को ले लिया, वहाँ पे अगर 2 क्लोरीन एटम मतलब Cl2 गैस दे दिया और यूवी लाइट में रख दिया, यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट में रख दिया,
तो वो CH3Cl प्लस HCl बन जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, HCl बन जाएगा एंड एक क्लोरीन उसको डोनेट करके दे देता। फिर अगर तुम इस स्पीशीज को ले लो, CH3Cl को ले लो और वहाँ पे क्लोरीनेशन कराओ यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, ऐसा बन जाएगा। फिर अगर इस CH2Cl2 को ले लो, CH2Cl2 को ले लो, यहाँ पे क्लोरीन ऐड करने की कोशिश करो, फिर से यूवी लाइट में क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl, ठीक है। एंड अगर CHCl3 को ले लो, फिर Cl2 ऐड करने की कोशिश करो यूवी लाइट में, क्या बन जाएगा, CCl4, ठीक है, प्लस HCl। CCl4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसका नाम होता है 111,1 टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, एक ही मीथेन जो एटम है, मतलब मीथेन भी नहीं है, सिर्फ एक कार्बन एटम है, उसमें ही 4 Cl है। देयर इज नो हाइड्रोजन, सिर्फ 4 Cl। TM, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, TCM, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अगर फर्दर तुम केमिस्ट्री को लेके परस्यू करते हो अपना हायर स्टडीज, तब तुम्हें बार बार मिलेगा ये टेट्राक्लोरोमीथेन। इवन क्लास 12 में भी है, एक दो टॉपिक्स में मैंने देखा था कि टेट्राक्लोरोमीथेन का मेंशन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा ही होता है। ब्रोमिनेशन भी रिएक्शन हो सकता है, नाइट्रेशन भी हो सकता है, ऐसी इसी तरीके से एक को हटाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दिया एंड खुद क्लोरीन जाके बैठ गया। नेक्स्ट इज कंबशन रिएक्शन। अभी कंबशन रिएक्शन क्या है, कंबशन रिएक्शन इज नथिंग बट जलाना, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, ठीक है, मतलब हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या क्या रिलीज होता है, ये पे एक सेमीकोलन होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर इज रिलीज्ड। मतलब अगर तुम एक सपोज एल्केन को ले लो, एल्केन का जेनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ऐसा होता है ना, 2n+2, एल्किन का ENE का 2n एंड आइन का YNE का -2, H2n-2, एल्किन का H2n एंड एल्केन का H2n+2। इसके साथ तुम्हें ऑक्सीजन लेना है, तो इसका एक फॉर्मूला है 3n-1/2 ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन लेना है ताकि तुम कंप्लीट कंबशन कर पाओ। NCO2 निकलेगा एंड N+1 H2O निकलेगा, NCO2 निकलेगा, N+1 H2O निकलेगा। एक एग्जांपल देके कंसेप्ट थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे। सपोज मैंने एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल ले लिया, C3H8, CnH2n, मतलब 3 2 2 6 + 2 8, C3H8 ले लिया। अभी इसमें बोलो तो कितना सा ऑक्सीजन लगेगा ताकि मुझे 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3+1 मतलब 4 मोल्स ऑफ H2O मिल जाए। सिंपल सा फॉर्मूला है 3n-1, तो 3 × 3 -1/2, 3 × 3 is 9, 9 - 1 is 8, 8 divided by 2 is oh sorry, I'm really sorry, ये होगा 3n+1, 3n+1, आई एम रियली सॉरी। अभी मेरा ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, इसलिए याद आया। 3 × 3 is 9, 9 + 1 is 10, 10 divided by 2 is 5, तो C3H8 plus 5O2 will give us 3 moles of carbon dioxide and 4 molecules of hydrogen, ठीक है। 3n+1, इसको तुम बॉक्स में भी डाल सकते हो। चलो एक बॉक्स बना लेता हूँ। कंपेरेटिव वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कंपेरेटिव वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत बार आ चुका है। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, कुछ एक हाइड्रोकार्बन दे देगा, उसका नाम नहीं दे देगा, ऐसा नहीं बोलेगा C3H8, सिर्फ नाम दे देगा। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ सपोज ब्यूटेन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, या फिर बोलेगा कि किसी एक हाइड्रोकार्बन का इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबशन हुआ है एंड ये मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये मोल्स ऑफ H2O इज रिलीज्ड, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है ऐसा बताओ, ठीक है। तो वो पे तुम उसको फॉर्मूला यूज करना होगा। सपोज बोल दिया कि 6 मोल्स ऑफ O2 इज यूज सपोज, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा 3n+1/2 इज 6, तो यहाँ से तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 - 1 इज हाउ मच, 12, हाँ। तो ऐसा करके कुछ मोल्स मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट नंबर तो मिलना चाहिए। यहाँ पे कितना दे दो, कितना दे सकता हूँ, तो बस 5 को ही ले लो ना, 3n+1/2 इज 5, तो 3n क्या बन जाएगा,
5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3, तो ये बन जाएगा तब 3। तो तुम बोल सकते हो हाँ प्रोपेन है, ठीक है। ऐसा करके ऐसा करके आ सकता है। जो कॉम्पिटिटिव वालों जो प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर बोर्ड्स में भी तुम मान के चलो नहीं आया, या फिर आ भी सकता है। जेईई एंड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नेक्स्ट ईयर अगर तुम सीवीटी यूजी के बारे में भी सोच रहे हो ना, तो वहाँ पे तो क्लास 12 का केमिस्ट्री ही चाहिए, लेकिन ये सब ना क्लास 11 के केमिस्ट्री से भी आ सकता है, क्योंकि दीज आर ऑल रिलेटेड, ठीक है। तो याद करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये इजी ही एक फॉर्मूला है। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, जो कि है आइसोमराइजेशन। अभी आइसोमराइजेशन क्या है, आइसोमर्स क्या है, पता था ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन कब होता है, एल्केन ऑन हीटिंग, हीट करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, नो वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। AlCl3 गिव्स आइसोमर ऑफ ब्रांच चेन्ड एल्केन। मतलब सपोज मैंने एक एग्जांपल लेके डायरेक्ट दिखा देता हूँ। सपोज मैंने ऐसे ले लिया CH3 CH2 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 CH3, पेंटेन का ही ले देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर पहले पेंटेन का ही किया था ना। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा हीट दे दूँ, एन क्या दे दूँ, एनहाइड्रस AlCl3 दे दूँ, AlCl3 दे दूँ, तब क्या बन जाएगा, तब ये ब्रांचिंग करना शुरू कर देगा। सपोज ऐसा ब्रांच कर सकता है, CH3 CH2 CH CH3 CH3, याद है ना, ऐसा ब्रांच कर लिया। या फिर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रांच हो सकता है, CH3 C CH3 CH3, वो टेट्रा टेट्रा फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। ये सब ब्रांचिंग इज इंपॉर्टेंट, ये सब ब्रांचिंग हो सकता है कब, आइसोमराइजेशन रिएक्शन जब होगा। आइसोमराइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एल्केन को एनहाइड्रस AlCl के साथ ट्रीट करते हैं एंड हीट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन। मतलब अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे बन सकता है, एल्केन्स, एल्केन में डबल बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन फिर भी एरोमेटिक बन सकता है। कब, एल्केन हैविंग 6, एटलीस्ट 6 चाहिए, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना, एटलीस्ट 6 और मोर कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग, मतलब हीट देना पड़ेगा टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक देना पड़ेगा। और भी कंडीशन है, 10 to 20 एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब बहुत हाई प्रेशर। 10 to 20 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज वेरी हाई। अर्थ का एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1 ATM। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं 10 टाइम्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेरिक प्रेशर, या फिर 20 टाइम्स ऑफ अर्थ का नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, V2O5 वेनाडियम ऑक्साइड और Cr2O3, ठीक है, टू गिव बेंजीन और एल्काइल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन या फिर बेंजीन से साथ रिलेटेड कोई कंपाउंड दे सकता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। एग्जाम्पल देख ले, सो 6 कार्बन का देख लेते हैं, NHN का, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज हेक्सेन। इसको अगर मैं हीट करो 10 to 20 एटमोस्फेरिक प्रेशर दे दूँ, साथ में क्या दे दूँ, V2O5 दे दूँ या फिर Cr2O3 दे दूँ, तब ये क्या बन जाएगा पता है, ये क्लोज्ड रिंग बन जाएगा। देयर विल बी ऑल्सो डबल बॉन्ड्स, क्योंकि ये एरोमेटिक बन गया। एंड दिस इज नथिंग बट क्या, बेंजीन। ये है हेक्सेन से बेंजीन। और अगर मैं हेप्टेन ले लूँ, मतलब CH3 है, देन 5 टाइम्स CH2 है, 5 टाइम्स देर इज CH2 एंड देर इज अनदर CH3, 5 6 7, मतलब हेप्टेन है। अगर ऐसा ले लूँ एंड सेम कंडीशंस रख दूँ, सेम टू सेम कंडीशंस अगर मैं रख दूँ, फिर अब क्या बन जाएगा, इट विल बिकम एल्काइल बेंजीन। मतलब बेंजीन तो होगा, 6 कार्बन इज हियर एंड द नेक्स्ट कार्बन विल बी CH3, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, CH3। सो एरोमेटाइजेशन इज नथिंग, जस्ट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये स्ट्रेट चेन से क्लोज चेन बन जाएगा एंड एरोमेटिक बन जाएगा। दिस इज एरोमेटाइजेशन। एंड द नेक्स्ट जो है हमारा पायरोलाइसिस, ठीक है। यही लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में, पायरोलाइसिस। अभी पायरोलाइसिस क्या होता है, हायर एल्केन, जितना भी वो एल्केन्स ही है, इस सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो हायर एल्केन जब हीट करते हैं टू हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, 500 600 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी ज्यादा, इट कैन डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन एंड एल्कीन, ठीक है। सपोज 5 हायर एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, सपोज 6 7 8 एटम्स ऑफ कार्बन है,
वो क्या करेगा, टूट जाएगा। सपोज 7 है तो 4+3 कॉन्फ़िगरेशन में टूट सकता है, या फिर 5+2 कॉन्फ़िगरेशन में टूट सकता है। वो सब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ-साथ। तो ये क्या हो गया कि बड़ा चेन जो है वो छोटा-छोटा चेन्स देगा, वो डिकम्पोज़ हो जाएगा। सच अ डिकम्पोज़िशन रिएक्शन इन व्हिच हायर एल्केन गिव्स अस स्मॉल फ्रैगमेंट, ऐसे ही बोला ना मैंने कि छोटा-छोटा पार्ट्स देते बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट। मतलब हीट एंड लाइट को लेके जब ये हीट एंड लाइट के एप्लीकेशन से अगर वो ऐसा कुछ रिएक्शंस करता है कि वो टूट जाता है, तब इसको हम बोलेंगे पायरोलाइसिस या फिर क्रैकिंग भी बोलते हैं। इज ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत वहाँ पे तो बहुत लंबा लंबा चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन निकलता है। उसी से हम लोगों को मतलब जो पेट्रोल एंड पेट्रोल रिलेटेड कंपाउंड्स है, इसको हम लोग निकालते हैं क्रैकिंग की मदद से या फिर पायरोलाइसिस की मदद से। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 कार्बन का ही ले ले। चलो 6 कार्बन का ही ले लेते हैं, CH3 CH2 3 4 5 एंड 6। अगर ऐसा हो गया एंड यहाँ पे मैंने कितना अप्लाई किया, 500 डिग्री सपोज सेंटीग्रेड मैंने अप्लाई किया, तब ये ना बहुत तरीके से टूट सकता है। क्योंकि 6 है तो इट कैन ब्रेक एस 6 ही रहेगा, एंड मतलब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड आ सकता है, मतलब C6H12 बन सकता है, एक्स इन बन सकता है, +H2 ऐसा बन सकता है, या फिर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में भी टूट सकता है। सपोज C4H8, ये क्या बन गया, ये ब्यूटीन बन गया, ब्यूटीन प्लस 4 कार्बन तो यहाँ चला गया, बाकी का 2 कार्बन C2H6 में चला गया। सपोज इज नथिंग, इथेन। फिर और भी टूट सकता है, सपोज C3H6 भी टूट सकता है, दिस इज प्रोपेन, प्रोपीन होगा, प्रोपीन प्लस C2H4 हो सकता है, इथीन प्लस CH4, मीथेन। 3 4 5 और 1 6, 6 कार्बन का था, एंड 6 कार्बन वाला ही छोटा छोटा प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गया, किसकी मदद से, पायरोलाइसिस रिएक्शन की मदद से। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, खत्म। ठीक है। लेकिन लेक्चर अभी भी खत्म खत्म नहीं है, वो तो तुम्हें टाइमलाइन से पता ही चल गया होगा, नीचे जो टाइमलाइन दिख रहे हो, कि और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज तुम लोगों के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉन्फॉर्मेशन। अभी ये कॉन्फॉर्मेशन क्या है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वो 3D जियोमेट्री ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसका 3D जियोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फॉर्मेशंस को समझना। कॉन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या बताता है कि द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल which can be obtained due to rotation, याद रखना, this is due to rotation about the CC single bond are called conformation या फिर conformers बोल सकते हैं। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज, न्यूमैन एंड सॉहर्स। अभी न्यूमैन एंड सॉहर्स के ऊपर फिर वापस में आऊंगा, सिर्फ यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया था, न्यूमैन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन को तुम लोगों को समझाना है। अब ये कंफर्मेशन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ एक सिंपल सा एक हाइड्रोकार्बन मान लेता हूँ, सपोज किसको, CH3 मान ले, C2H6, सिंपल सा। इसको हम लोग अगर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा बड़ा करके लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अभी मान लो बहुत जगह पे हम लोगों ने ऐसा सुना है या फिर पढ़ा है कि ये जो कार्बन्स है, ये जो हाइड्रोजन्स है, दीज आर नॉट एच शेप का, राइट। कार्बन इज नॉट सी शेप का, मोस्ट ऑफ देम आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है। गोल गोल बॉल्स जैसा शेप। सो ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये भी 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 एक बॉल है। इसको अगर मैं 3D तरीके से देखूं तब क्या होगा, सपोज ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, सपोज ये एक कार्बन का बॉल, ये एक कार्बन का बॉल। अभी सपोज मान लो कि हाइड्रोजन है यहाँ पे,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे नीचे तीसरा हाइड्रोजन है। पीछे सपोज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉल एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉल। सिमिलरली यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक। थोड़ा डायग्राम में टाइम लग रहा है समझाने के लिए मैं, ठीक है। तो ऐसा होगा मॉलिक्यूल, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है कार्बन एंड कार्बन के बीच, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे तो मैंने बहुत जूम करके मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत लंबा डिस्टेंस मैंने दे दिया। एक्चुअली में क्या इतना डिस्टेंस रहेगा ना, डिस्टेंस नहीं रहेगा। इन दोनों के बीच बहुत ही कम डिस्टेंस रहेगा। दे विल बी ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर, दे विल बी ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर। तो मैं इसको अगर मैं ऑलमोस्ट टच करा दूं, सपोज एक बार और ट्राई करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। आ गया सब? हाँ। इसको मैं अगर ऑलमोस्ट टच करा दूं, तब एक चीज तुम लोगों ने नोटिस नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, सपोज ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स आर बोथ नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल ईच अदर। तो ये तो इसको धकेलेगा, ये तो इसको धकेलेगा। सो ये धकेलने के बाद ये थोड़ा चेंज होके, ये जो डायग्राम है, क्या ये थोड़ा ऐसा बन सकता है? सपोज यहाँ पे कार्बन का एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का गोला, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का गोला पीछे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का गोला। जो दूसरा कार्बन रहेगा, क्या उसका हाइड्रोजन थोड़ा ऐसा बन सकता है? ये थोड़ा हाइड्रोजन को पुश कर सकता है क्या? एंड पीछे वाला हाइड्रोजन थोड़ा इधर चला गया, ऐसे पुश कर सकता है। या फिर थोड़ा इधर भी और भी घूम सकता है, या फिर और भी घूम सकता है। सपोज यहाँ पे आया, यहाँ पे आया एंड यहाँ पे आया, फिर उसको और भी घुमा सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन इधर चला गया, ये इधर इधर इधर, ये पूरा घूम सकता है। क्यों घूम सकता है? देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, राइट? तो वो आराम से घूम सकता है, उन दोनों के बीच तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन को खींच नहीं रहा है, ये तो उल्टा उसको धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल मतलब उसको बोल रहा है कि तुम हट जाओ, मैं बहुत नेगेटिव चार्ज हूँ, तुम भी बहुत नेगेटिव चार्ज हो, तुम हट जाओ, हट जाओ। तो ये तो हट जाने के लिए जो बोल रहा है, दिस इज रिपेलिंग। तो वो रिपेल करने के लिए, जैसा हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था ना कि रिपेल करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, जो सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब जो बॉन्ड्स होता है वो दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 3D स्पेस। जो 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट हो गया ड्यू टू रिपल्शंस, दीज आर नथिंग बट, बहुत सारा ऐसा थोड़ा 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 चेंज करने के बाद भी वो मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा चेंज होता रह जाएगा ना। दीज आर नथिंग कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस, दीज आर नथिंग बट कॉन्फॉर्मेशंस। जितना भी ऐसा पोजिशंस आ गया चेंज होने वाला, दिस आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस। लेकिन हम लोगों को दो ही कन्फर्मेशंस पढ़ना है। एंड यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल लिया था? इथेन का, तो बाकी का भी मैं इथेन से ही दिखा रहा हूँ। सो जो फर्स्ट कॉन्फर्मेशन जो हमको पढ़ना है, दिस इज स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन कैसा होता है? सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, चलो मैं एक चीज, हाँ चलो चलो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ही पढ़ लेते हैं। क्या है? इन दिस अरेंजमेंट द हाइड्रोजन ऑफ टू कार्बन एटम्स आर staggered, that is opposite with respect to each other, that is opposite to respect with each other। वो जो इथेन वाला दिखाया है ना, ऐसा ही समझ लो कि कार्बन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और दूसरा कार्बन का अगर हाइड्रोजन यहाँ पे दे दूँ तो वो रिपल्स करेगा। तो मैं अगर इन दोनों हाइड्रोजन के बीच, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन के बीच का जो जगह है, इधर अगर मैं दे दूँ दूसरे कार्बन में, तो वो रिपल्स नहीं करेगा। तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक चला गया, चलो मैं ये थोड़ा भरा के देता हूँ वरना ओवरलैप हो जाएगा, तुम समझ में नहीं पाओगे। ये एक आ गया, इस जगह पे एक दे सकते हैं, इस जगह पे तो इधर एक दे दिया, एंड इन दोनों के बीच एक दे सकते हैं इधर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इधर इस दोनों को अगर पास भी लाओगे ना, इन दोनों को अगर पास भी लाओगे, तब ये दोनों एक दूसरे को उतना भी रिपेल नहीं करेंगे। सपोज ये कार्बन 1 का हो गया एंड दूसरा, सपोज मैं येलो से दिखा देता हूँ, ये कार्बन 2 का हो गया, तो ये किसको रिपेल करेगा? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, किसको? देयर इज नथिंग, तो वो किसी को रिपेल नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। एंड नेक्स्ट इज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स्ड याद रखना,
इन दिस अरेंजमेंट द हाइड्रोजन ऑफ टू कार्बन एटम्स आर इक्लिप्स, मतलब जस्ट डायरेक्टली बिहाइंड दोज ऑफ अनदर। इन दोनों में मिनिमम डिस्टेंस अपार्ट है एंड मैक्सिमम रिपल्शन है, और उन दोनों में क्या था, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट एंड मिनिमम रिपल्शन। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज एक कार्बन एटम है ये, एक कार्बन एटम है ये, सपोज ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके डायरेक्टली ऑपोजिट पीछे, ठीक है, इसके डायरेक्टली पीछे एक और हाइड्रोजन अगर मैंने लगा दिया, फिर उसके डायरेक्टली इसके डायरेक्टली पीछे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एंड इसके डायरेक्टली पीछे यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसको अगर मैं क्लोज दिखाता हूँ, इसको अगर मैं क्लोजली दिखाता हूँ, सी एन सी, सपोज दो अलग अलग डिफरेंट कलर्स दिखाता हूँ। सपोज इस कार्बन का ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो पीछे वाले कार्बन का भी कैसा हाइड्रोजन रहेगा, ये डायरेक्ट इधर, ये इधर, ये इधर, तो देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन इन बिटवीन देम। डिस्टेंस कम है, मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन उधर मैक्सिमम रिपल्शन होगा। मैक्सिमम रिपल्शन होगा तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज मोस्टली हाईली अनस्टेबल। वो चाहेगा कि उसको रिपेल करके थोड़ा सा साइड करा दो, ठीक है। अभी लास्ट जो मैं चीज तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो मैंने पहले ही थोड़ा सा हिंट दे दिया था और तब मैंने समझाया नहीं, कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है एंड सॉहॉर्स प्रोजेक्शन क्या है। फिर से हम लोग इथेन का ही एग्जांपल लेंगे। तो उनमें से एक को तो तुम लोगों ने देख ही लिया, उनमें से एक को तुम लोगों ने देख ही लिया ऑलरेडी, फिर भी मैं समझा देता हूँ। अगर बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में, न्यूमैन प्रोजेक्शन, हाँ, वो थैंक यू वाला स्क्रीन देख के तुम लोग ये मत समझ आना कि इतना जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा और भी बात है, ठीक है। जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कि डायरेक्ट एक दूसरे के पीछे दिखा देते हैं। मतलब हम लोग सपोज ये तुम्हारा आँख है, ये तुम्हारा आँख है, ठीक है। इसको तुम सपोज वो कार्बन एटम को, मतलब वो जो इथेन, सपोज इथेन का एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली पीछे से देख रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्बन है एंड इसके पीछे ही कार्बन है, तुम डायरेक्टली इधर से देख रहे हो ना, तो पीछे वाला कार्बन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, सामने वाला कार्बन ही दिखाई देगा। एंड सपोज 3 हाइड्रोजन है, तो तुम्हें सिर्फ पीछे वाले का हाइड्रोजन ही नजर आएंगे, डायरेक्ट कार्बन तो नहीं नजर आएंगे, डायरेक्ट देख रहे हो ना। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होता है। अबे सिलेक्ट ही नहीं हुआ। हाँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो वो जो ड्राइंग होता है ना, कुछ ऐसा होता है। सपोज तुम ऐसे पीछे से देख रहे हो, तो ये यहाँ पे तुम्हें एक कार्बन नजर आएगा, एंड सपोज 3 हाइड्रोजन नजर आएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तभी पीछे वाला जो कार्बन है वो तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली पीछे ही है, इधर ही है, कार्बन के साथ ही है। तो वहां से सिर्फ तुम्हें हाइड्रोजन ही नजर आएगा। तो सपोज अगर एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, तो यहाँ पे ही और एक हाइड्रोजन आएगा नजर, यहाँ पे ही और एक हाइड्रोजन आएगा नजर, यहाँ पे ही और एक हाइड्रोजन आएगा नजर। और अगर स्टैगर्ड है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो पीछे वाला हाइड्रोजन इज इन दोनों पे बीच, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन। समझ आ रहा है? दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड दिस इज द स्टेकियर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं, 100 हॉर्स में, तब यहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में तुम जो इथेन का एटम है या फिर कोई भी एटम है, तुम उसको साइडवेज देख रहे हो। सपोज कार्बन, कार्बन है, तुम उसको इधर से देख रहे हो, इधर से, दिस इज योर, दिस इज योर आइस, तुम इधर से देख रहे हो, वो अच्छा यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, जैसा कि मैंने बाकी जितना भी डायग्राम से जहाँ पे जैसा समझाया है, दिस इज सी हॉर्स प्रोजेक्शन के अंदर ही पड़ता है। वहां पे एक्लिप्स फॉर्म कैसे दिखाई देता है पता है? एक्लिप्स फॉर्म इज लाइक दिस, दिस इज द, ओ सॉरी, दिस इज द स्टेगियर्ड फॉर्म, स्टेगियर्ड फॉर्म। यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, ठीक है, कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज द स्टेगियर्ड फॉर्म। उसमें साइडवेज की तरफ से तुम्हें नजर आ जाएगा कि क्या चीज है, क्या चीज नहीं है।
लेसर टूल काम ही नहीं करता, छोड़ो। अभी एक्लिप्स कन्फर्मेशन के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसा हैगा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एंड डायरेक्ट इसके पीछे ही, ठीक है, डायरेक्ट इसके पीछे ही बाकी 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन। देयर विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या, रिपल्शन। सो थोड़ा छोटा दिखा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 एंड इसके बीच कार्बन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब स्टैगर्ड फॉर्म समझ आ गया, एक्लिप्स्ड फॉर्म समझ आ गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाते हैं एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसे दिखाते हैं, ये समझ आ चुका होगा तुम लोगों को, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इजी पार्ट है। एंड ये जो इथेन वाला मैंने एग्जांपल लिया है ना, क्यों मैंने बार बार इथेन वाला एग्जांपल ले रहा था, क्योंकि ये जो इथेन वाला एग्जांपल है यही तुम लोगों को चाहिए, ठीक है। बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे भी इथेन वाला ही पोर्शन आता है, ठीक है। सिर्फ याद रखना स्टैगर्ड में जस्ट पीछे होगा, स्टैगर्ड में सॉरी इक्लिप्स में जस्ट पीछे होगा, एंड देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन एंड मोस्ट अनस्टेबल। स्टैगर्ड में ऑपोजिट में थोड़ा डिस्टेंस भी होगा, देयर विल बी मच मोर डिस्टेंस बट रिपल्शन विल बी मिनिमम एंड स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। एंड दिस इज नथिंग बट कॉन्फॉर्मेशन। 3D स्पेस में जब घूमता है, सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड के जॉइन, दो साइड में जो जॉइन होगा वो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स घूम सकता है, तब हम लोग बोलेंगे कि कॉन्फॉर्मर्स है। अभी जाने से पहले थोड़ा सा समरी देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सीखा आज। समरी में पहले तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सीखा, क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है। देन हम लोगों ने आज एल्केन्स के बारे में सीखा कि एल्केन्स में क्या क्या करना है। प्रिपरेशन सीख लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही था मैंने जो सिखाया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सीख लिया एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सीख लिया। और लास्ट में हम लोगों ने एक चीज सीखा, कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशंस भी सीख लिया, 3D स्पेस में रिप्रेजेंटेशंस कैसे होते हैं इसको सीख लिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि यहाँ से जो नेम्ड रिएक्शंस है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये चैप्टर एज अ होल क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कर देते हैं खत्म। अ वेरी 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 बिग थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। जो अभी तक बने हैं उन लोगों को बहुत सारा, ढेर सारा शुक्रिया। एग्ज़ाम बहुत सामने है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो वो जो बेल वाला नोटिफिकेशन वाला घंटी है ना, उसको भी ऑन कर दो, ठीक, ताकि जब भी नया वीडियो आ जाए तुम लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने ये वीडियो देखते देखते ही अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अब भी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है @classvista केमिस्ट्री, इसको सर्च कर लो टेलीग्राम में जाके, एंड उस चैनल में ज्वाइन हो जाओ, ताकि वहाँ पे तुम्हें ये लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर अगर मुझे कुछ अच्छा अच्छा वीडियोस या फिर कुछ ऐसा कुछ भी पढ़ने का चीज़ मिल जाता है तो मैं वहाँ पे शेयर करता रहूँगा। तुम लोग भी थोड़ा अप टू डेटेड रहोगे। क्लास लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, उसके साथ वहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल सकता है तुम लोगों को, क्योंकि मैंने जो आयुबैक का नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस पेपर्स है ना, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो वो प्रैक्टिस पेपर्स भी सॉल्व कर लो। PYQs अगर मुझे मिलता है कोई इंपॉर्टेंट, वहाँ पे मैं पोल दे के डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम्स में, टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। एंड ऑल्सो अगर हम लोगों को सोशल मीडिया में फॉलो करना है तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मत करो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, लेकिन अगर कर ही रहे हो तो क्लास विस्टा को भी फॉलो कर दो। फेसबुक में जाके सर्च करो क्लास विस्टा, एंड इंस्टाग्राम आवर हैंडल इज क्लास विस्टा ऑन IG। तो वहाँ पे जाके तुम लोगों को डायरेक्ट मतलब सोशल मीडिया अगर तुम्हें फॉलो करना है तो वहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारा अच्छा अच्छा मीम्स, अच्छा अनाउंसमेंट्स, कोई नया वीडियो आ रहा है, कोई नया सीरीज लॉन्च हो रहा है, कोई नया टीचर नया क्लासेस ले रहा है, हिंट दे रहा हूँ थोड़ा, चाहिए कोई जो भी हो, तो वहाँ पे तुम लोगों को अनाउंसमेंट सब मिल जाएंगे, सब रिलेटेड
चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगे सोशल्स में। एंड थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आज हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट संडे को हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जहाँ पे हम लोग एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देयर विल बी वन मोर, मतलब 2 या 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम लोग कर देंगे खत्म। पढ़ाई करते रहो क्योंकि एग्जाम बहुत सामने आ चुका है। एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो अस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उनका भी मदद हो जाए, हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए नए नए स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी तुम लोग बात कर सकते हो कि कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई चीज़ को लेके तुम परेशान हो, जिसके ऊपर तुम चाहते हो कि वीडियो बने, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी वुड लव टू रीड योर लवली लवली कमेंट्स। ठीक है, कुछ पसंद नहीं भी आ गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वाला चीज़ पसंद नहीं आया, तो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक्स आर नेसेसरी ताकि इम्प्रूवमेंट हो। चलो, अभी के लिए अच्छे से पढ़ो, आराम से ये वाला लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।